हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुवाइब फॉर सक्सेस। और आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉलिटी का एक छोटा सा पार्ट है, तो ये हम याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक के थ्रू, और समझेंगे भी कि हमने क्या चीज़ कहाँ से ली है, उसका क्या सोर्स रहा है। तो जैसे कि आपको पता हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब फॉर्म हुई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ज़्यादा बल्कि है। और ये इसलिए ऐसी है क्योंकि इसने बहुत सारी अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ कुछ फीचर्स अपनाए हैं, या हम कह सकते हैं कि बोरो करे हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने सारी पूरे वर्ल्ड से बोरो करी है, उसके बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बहुत बल्कि है वो फॉर्म हुआ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कितनी कंट्रीज़ से बोरो की है। हम लोगों ने 10 कंट्रीज़ से हम लोगों ने कुछ फीचर्स बोरो किए हैं, और एक हमारा सबसे बड़ा सोर्स है जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये टोटल 11 सोर्सेज हमें आज पढ़ने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सोर्स कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जैसे आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कब आया? जब ब्रिटिशर्स हम लोगों पे रूल कर रहे थे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसके अंदर आती है फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम क्या होती है? फेडरल स्कीम मतलब एक हमारा जो देश है वो एक फेडरेशन है। तो इसमें जो भी पावर्स हैं वो दो लोगों के बीच में बटी हुई हैं, एक यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में। तो इसको ही फेडरल की एक यूनियन होगा, एक स्टेट होगा, इसको ही हम फेडरल स्कीम या फेडरलिज्म कहते हैं। और इन दोनों के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर है ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर का ऑफिस हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर है जुडिशरी। जुडिशरी हमको पता है कौन कौन सी होती है, क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और उसके नीचे आ जाते हैं बाकी के सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो जुडिशरी के बारे में हमने यहाँ से लिया है। फिर है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले तो एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जिसको यूपीएससी कहते हैं। फिर होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है। कुछ जैसे कि दो स्टेट से, फॉर एग्जांपल से बिहार ले लो और उत्तर प्रदेश ले लो, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए, तो उन लोगों को जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन मिल सकती है। ठीक है, तो इतना यहाँ तक समझ में आ गया। फिर है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो हमको पता होगा कि 3 इमरजेंसीज़ के बारे में बात हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले है नेशनल इमरजेंसी, फिर है स्टेट इमरजेंसी, या जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। उसके अलावा क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इन तीनों के अंदर जो भी प्रोविजंस आते हैं वो सब हमने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल्स की, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव के बारे में, ये सारी चीज़ें भी यहाँ से ली है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट भी यहीं हुआ है। आपको याद होगा एक एक्ट आया था, हम जब पॉलिटी या हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम एक एक्ट पढ़ते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ। फिर इन सारे एक्ट्स को मिला कर एक बड़ा एक्ट बनाया जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। तो इसको अब हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो यूजुअली कभी कभी ऐसा होता है कि हम ट्रिक बना लेते हैं, कोई भी कंट्री के लिए मैंने ट्रिक बना ली, लेकिन फिर एग्ज़ाम में जाके मुझे यही याद नहीं आ रहा कि ये कौन सी कंट्री की ट्रिक है। ट्रिक तो मुझे याद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस चीज़ के लिए वो ट्रिक मैंने बनाई थी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो ट्रिक का सोर्स है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भी हमने ट्रिक में इंक्लूड किया ताकि पता चले कि इसके अंदर जो भी बातें हो रही हैं वो इसके बारे में हो रही हैं। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं कि मैंने क्या निमोनिक बनाया। क्या है इसका? गवर्नमेंट से अच्छा फ़ौज में जाके पब्लिक सर्विस करो। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब लेने से अच्छा है कि अगर तुम्हें पब्लिक सर्विस करनी है तो फ़ौज में जाके करो, है ना। तो गवर्नमेंट से हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट याद रखना है। एस से क्या आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट। ई से इमरजेंसी प्रोविजंस,
ए से एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एफ से फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर ओ से, जे से जुडिशरी और पब्लिक सर्विस से पब्लिक सर्विस कमीशंस। ठीक है, तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। गवर्नमेंट से अच्छा फौज में पब्लिक सर्विस करो। नेक्स्ट चलते हैं हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से हमने क्या क्या चीज़ें लिए, कौन कौन से फीचर्स लिए, तो मैं आपको एक थोड़ा सा इसका बेस भी बता देती हूँ कि कुछ भी जो भी पार्लियामेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, बहुत सारी नहीं पर मोस्टली जो भी चीज़ें ली हैं हमने वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। जैसे कि पार्लियामेंट से क्या क्या रिलेटेड है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कि हमारी गवर्नमेंट होगी वो पार्लियामेंट होगा, तो ये सब चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली हैं। फिर रूल ऑफ लॉ में क्या आ जाता है कि एवरीबडी इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ, कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, लॉ के आगे रूल्स के आगे सब इक्वल है। ठीक है, फिर क्या है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो आपको पता होगा एक एक्ट्स कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले बिल होते हैं। बिल जब पास हो जाते हैं फर्स्ट हाउस में और सेकंड हाउस में, तो उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। तो इसका एक प्रोसीजर है कि पहले फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर सेकंड रीडिंग होती है, फिर प्रेसिडेंट के पास वो जाता है असेंट के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है उसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। इसके बाद क्या है सिंगल सिटीजनशिप। तो इसका मतलब समझ लेते हैं एक बार कि सिंगल सिटीजनशिप क्या होती है। जैसे कि ब्रिटेन है या फिर इंडिया है, इन सबको सिंगल सिटीजनशिप मिली है। वहीं यूएसए में ऐसा नहीं होता है। यूएसए में क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। सपोज़ कि मैं यूएसए में रहती हूँ और मैं कैलिफोर्निया में रह रही हूँ। कैलिफोर्निया स्टेट है ना, यूएसए कंट्री है, कैलिफोर्निया स्टेट है, मैं कैलिफोर्निया में रह रही हूँ। तो मुझे दो सिटीजनशिप मिलेगी, एक तो मुझे मेरे देश की सिटीजनशिप मिलेगी जैसे कि यूएसए की, और दूसरी मुझे मेरे स्टेट की सिटीजनशिप भी मिलेगी। तो जब आपको अपने देश की और स्टेट की अलग से सिटीजनशिप मिल रही है तो उसको हम ड्यूअल सिटीजनशिप बोलते हैं। और सिंगल सिटीजनशिप में सिर्फ आपको अपने देश की ही सिटीजनशिप मिलती है, इंडिया की सिटीजनशिप या ब्रिटेन की सिटीजनशिप आपको मिलेगी। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको ड्यूअल और सिंगल के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट आपको पता है एक मंत्रिमंडल जिसको हम कहते हैं, वो वाला भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। कैबिनेट भी पार्लियामेंट से रिलेटेड है थोड़ा, तो इसलिए ये भी हमने वहाँ से लिया है। फिर प्रेरोगेटिव रिट्स आपको पता होगा, रिट्स इशू करती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब रिट्स इशू करते हैं, वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, एमपीज़, एमएलएज, है ना, इन सबको कुछ राइट्स मिलते हैं, कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो ये सारे कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से। बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब टू। तो जहाँ पे दो हाउसेस हैं, ऐसी सारी कंट्रीज़ जहाँ पे दो हाउसेस हैं, जैसे कि इंडिया में क्या क्या है, अपर हाउस है और फिर लोअर हाउस है, राज्यसभा है और लोकसभा है ना। अपर हाउस राज्यसभा है और लोअर हाउस लोकसभा है। तो इसको हम बोलते हैं बाईकैमरलिज्म। जहाँ पे दो हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं बाईकैमरलिज्म। अब इसका ट्रिक याद करने की कोशिश कर ले, हमने सारी चीज़ें समझ ली इसमें क्या आता है। तो ब्रिटेन की कैसे याद रखेंगे कि इन ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन याद रख लेना। पार्लियामेंट ड्रिंक्स सिंगल रम। तो पार्लियामेंट में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और दूसरी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। फिर है ये ड्रिंक्स तो फिलिंग वर्ड है सिर्फ, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। फिर सिंगल से सिंगल सिटीजनशिप, है ना। रम, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट ड्रिंक्स सिंगल रम से क्या आ जाएगा, रूल ऑफ लॉ। फिर कहाँ, इन कैबिनेट से क्या आ जाएगा, कैबिनेट सिस्टम विथ प्री लेजिट कैमरास। प्री का मतलब प्रेरोगेटिव लिट्स, लेजिट से आ जाएगा कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, और कैमरा से बाईकैमरलिज्म। तो इन ब्रिटेन पार्लियामेंट ड्रिंक्स सिंगल रम इन कैबिनेट्स विथ प्री लेजिट कैमरास। याद हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर, याद कर लेना। ओके, और ये अगर भूल भी जाओ तो ये चीज़ याद रखना कि पार्लियामेंट से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली हैं। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, कौन से फीचर्स बोरो किए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो कि हमने पढ़े हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं, जो
फंडामेंटल राइट्स, वो हमने यूएसए से लिया है। फिर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब ये चीज़ आप याद रखना कि जो जुडिशरी है पूरा का पूरा, वो हमने कहाँ से लिया, याद करने की कोशिश करिए। सबसे पहले पढ़ा है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है जुडिशरी, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हमारी जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से और लेजिस्लेटिव से दोनों से इंडिपेंडेंट रहेगी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। इन सब के पावर्स अलग अलग होंगे। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है बस कि जुडिशरी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है। याद करिए उसका ट्रिक क्या था, गवर्नमेंट से अच्छा फौज में पब्लिक सर्विस करो, है ना। तो जुडिशरी हमने वहाँ से लिया है और इंडिपेंडेंस हमने यहाँ से लिया है यूएसए से। फिर है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा एक्ट है या कोई भी ऐसा रूल है जो कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ने बनाया है, एग्जीक्यूटिव तो नहीं बनाती, लेजिस्लेचर ने बनाया है, तो उसके ऊपर जुडिशरी रिव्यू कर सके। ओके, जुडिशरी हर चीज़ पे रिव्यू कर सकती है। कोई भी वो ये देखेगी कि लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव अपने पावर्स को ओवर रीच ना करें। ओके, तो ये होता है जुडिशियल रिव्यू। फिर है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हमने अमेरिका से लिया है, वहाँ पे रिमूवल वर्ड की जगह इम्पीचमेंट वर्ड का यूज़ होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो दोनों का रिमूवल हमने कहाँ से लिया, यूएसए से ही लिया है, प्रेसिडेंट का रिमूवल और सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल। फिर वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी हमने यूएसए से लिया। ठीक है, तो ये इतना हो गया है। अब इसका हम ट्रिक याद कर लेते हैं। ट्रिक क्या है, यूएस में कोई भी सुप्रीम नहीं है, तो यूएसए से याद रख लेना। तो यूएस से याद रखना, वैसे भी वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे इंडिपेंडेंस ज़्यादा है लोगों को, वहाँ पे कोई भी सुप्रीम नहीं है ना। तो ऐसे याद रखना, यूएसए में कोई सुप्रीम नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो, सबको इंडिपेंडेंट राइट्स हैं। ओके, तो यूएस से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल। ओके, सुप्रीम से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, प्रेसिडेंट से इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और इंडिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट जुडिशरी, राइट से फंडामेंटल राइट्स। ओके, आई होप ये आपको याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड है ना, आयरलैंड से हमने क्या क्या फीचर्स बोरो किए हैं, ये इजी है, इसमें इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, लेकिन देख लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसे हम बोलते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शंस किसके लिए, एक आइडियल स्टेट के लिए, कि एक आइडियल स्टेट कैसा हो, एक आइडियल कंट्री कैसी हो, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, गवर्नमेंट के लिए हैं ये, कि आप इन सबको फॉलो करो तो एक आइडियल कंट्री बन सकती है। तो डीपीएसपीज हमने यहाँ से लिया है। फिर है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। तो राज्यसभा में आपको पता होगा कि राज्यसभा में दो तरीके के मेंबर्स होते हैं, एक तो इलेक्टेड होता है, दूसरे नॉमिनेटेड होता है। तो जो नॉमिनेटेड वाले हैं वो हमने कहाँ से लिया है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, वो हमने आयरलैंड से लिया है। फिर है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये गलती से आ गया है राज्यसभा। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होगा, उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है, वो हमने आयरलैंड से लिया है। तो थोड़ा सा ये काफ़ी, एक्चुअल में तो ये वैसे डीप है कि कैसे क्या होता है इसमें, तो हम बस देख लेते हैं। आपके रिवीजन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। प्रेसिडेंट का कैसे होता है इलेक्शन, सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, और वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, जिसको हम बोलते हैं एसटीवी। तो इसका मेथड क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो इससे तीन ही चीज़ें लिए हैं, तो इससे याद रखना, आयरिश से डायरेक्ट, नॉमिनेशन और मेथड।
डायरेक्ट से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नॉमिनेशन से राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन, और मेथड से मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हो गया, हमने 4 सोर्सेज के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जाते हैं हम अपने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है हमने? सबसे पहले फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब फेडरेशन क्या होता है? हमारा जो इंडिया है वो काफ़ी छोटे छोटे स्टेट से मिलके बना है। ठीक है, तो इन छोटे छोटे स्टेट से मिलके इंडिया बना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फेडरेशन। और स्टेट्स में भी पावर है और यूनियन के पास भी पावर है, तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो दोनों के पास पावर है, यहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों के पास है, लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यूनियन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूनियन के पास ज़्यादा पावर है। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कनाडा से लिया। कनाडा में भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं। ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसमें सेंटर के पास ज़्यादा पावर आ रही है, तो वो हमने कनाडा से ही ली है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं अगर आप ट्रिक भूल रहे हैं तो। फिर क्या है? वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर। अब कुछ पावर्स हैं, कुछ पावर्स हम यूनियन को देते हैं, मतलब संघ को देते हैं, कुछ पावर हम स्टेट को देते हैं, कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि दोनों के पास आती है, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। मतलब कि ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे यूनियन भी लॉ बना सकता है और जिन पे स्टेट भी लॉ बना सकता है, और इन तीनों के अलावा कुछ चीज़ें बच जाती हैं जिनको हम बोलते हैं रेसिडुअरी पावर्स। अब ये जो चीज़ें बच गई हैं वो किसके पास रहना चाहिए? तो वो रहना चाहिए हमारा सेंटर के पास। तो इससे क्या हो रहा है? सेंटर को ज़्यादा पावर मिल चुका है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो कि सेंटर को पावर थी वो हमने कहाँ से लिए? कनाडा से। तो वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर सेंटर में। फिर है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। स्टेट गवर्नर क्या होता है? स्टेट गवर्नर एक एजेंट है सेंटर के, जो कि हर एक स्टेट में अपने अलग अलग गवर्नर्स होते हैं, लेकिन इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट भी सेंटर ही करता है, कि कौन से स्टेट में कौन सा गवर्नर जाना चाहिए, किसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ये भी सेंटर देखता है। ठीक है, तो उसके अलावा लास्ट में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये टॉपिक अभी काफ़ी वाइडली यूज़ हुआ है, इसका आर्टिकल भी वाइडली यूज़ हुआ है, आर्टिकल 143। आपको क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ और आर्टिकल बता देती हूँ कि आर्टिकल 143 में आता है। इसके अंदर क्या है? जैसे कि अभी रिसेंटली हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अभी आर्टिकल 143 को इन्वोक किया और सुप्रीम कोर्ट से कुछ आंसर्स मांगे। तो इसका मतलब होता क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी चीज़ पे एडवाइस मांग सकता है, या फिर उनको कोई चीज़ के बारे में पूछ सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। उनके कोई भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी जजमेंट दिया है तो प्रेसिडेंट पूछ सकता है कि आपका इस जजमेंट का बेस क्या है। ओके, तो ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 143। तो अब हम इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं। तो कनाडा है, तो कनाडा हम किसी भी पंजाबी से पूछते कि कहाँ जाना है भाई, तो उनका क्या रहता है? कनाडा जाएंगे हम। तो कनाडा में क्या है? पंजाबी से पूछा कि कनाडा में क्या करोगे, तो कनाडा जाएंगे, कनाडा में एक स्ट्रॉन्ग घर लेंगे, लेकिन इलीगली नहीं। हम क्या करेंगे? गवर्नर की एडवाइस लेंगे और फिर अपनी बाकी की लाइफ वहीं रेस्ट करेंगे। ठीक है, या फिर वहाँ जाके रेस्ट करेंगे। तो कनाडा से कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग घर मतलब सेंटर स्ट्रॉन्ग, यूनियन स्ट्रॉन्ग, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फिर गवर्नमेंट की एडवाइस से, तो गवर्नर की एडवाइस, गवर्नर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवाइस से एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और रेस्ट से रेसिडुअरी पावर्स। ठीक है, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर। आई होप ये आपको याद हो गया। कनाडा में स्ट्रॉन्ग घर लेंगे और गवर्नर की एडवाइस से वहीं फिर रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी 3 चीज़ें ली हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ही इसकी ट्रिक शुरू होती है। सॉरी, मैंने आपको बाकी चीज़ें नहीं बताई। पहले देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या फ़ीचर्स लिए हैं। फर्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। मैंने आपको अभी बताया था कि
3 टाइप की हमारे पास लिस्ट होती हैं। सबसे पहले एक यूनियन लिस्ट होती है, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, फिर होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे सिर्फ यूनियन लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसका पावर स्टेट के पास रहता है। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इन दोनों के ऊपर यूनियन भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी लॉ बना सकती है। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इन ये सारी चीज़ भी यहाँ से ली गई है। फिर क्या है? जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब आपको पता होगा कि जब कोई बिल पास होता है तो पहले क्या होता है? फर्स्ट हाउस में जाता है, वो जहाँ पे भी वो इंट्रोड्यूस हुआ है वो फर्स्ट हाउस है, वहाँ पे वो जैसे कि वहाँ के लोगों ने उसको एक्सेप्टेंस दे दी, फिर वो सेकंड हाउस में जाता है। सेकंड हाउस में वहाँ पे उसको नहीं मिला, पास नहीं हो पाया वो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। डेडलॉक मतलब कि हम कोई रिजल्ट में नहीं पहुँचे, एक हाउस ने हाँ बोल दिया है, दूसरे हाउस ने ना बोल दिया है, तो डेडलॉक हो गया। अब क्या होगा कि दोनों हाउस की सिटिंग होगी, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हाउस की सिटिंग होगी, जिसको हम बोलेंगे जॉइंट सिटिंग। और फिर ये दोनों मिलकर वोट करेंगे और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उससे हमें पता चलेगा कि वो एक्ट बनेगा या एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, जॉइंट सिटिंग का मतलब समझ में आ गया। दोनों हाउसेस साथ में बैठ के जॉइंट सिटिंग करते हैं अगर डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है। तो इसकी ट्रिक याद कर लेते हैं, क्या है? ऑस एक लड़की का नाम है ना, तो ऑस से क्या बोल रहे हैं हम? ट्रे लेके आ, हम ब्लैक करेंट जॉइंट सिटिंग करके खाएंगे। तो ब्लैक करेंट आइसक्रीम है ना। ऑस से क्या बोल रहे हैं? ऑस से हमें याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। ट्रे लिया, तो ट्रे से ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ब्लैक करेंट से करेंट से कॉन्करेंट लिस्ट, और जॉइंट सिटिंग, तो जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ऑस से क्या बोल रहे हैं? ऑस ट्रे लिया, हम ब्लैक करेंट आइसक्रीम जो है वो हम बैठ के साथ में खाएंगे, मिलके जॉइंट सिटिंग करके खाएंगे। ओके, आई होप ये याद हो गया आपको। नेक्स्ट है हमारा वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सिर्फ एक चीज़ है हमने ली है। वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन किसकी कॉन्स्टिट्यूशन है? जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन है, जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे हम जर्मनी से कौन था? इसको इजी है याद करना। जर्मनी से था हिटलर। उन्होंने क्या किया था? काफ़ी फंडामेंटल राइट्स छीन लिए थे। याद रखना कि फंडामेंटल राइट्स छीन लिए थे, इमरजेंसी लगा दी थी, है ना, काफ़ी अत्याचार किया था। तो ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान जो भी फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं या फिर सस्पेंड हो जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रहता है, वो हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से। ठीक है, ये याद रह जाएगा। फिर क्या है? सोवियत यूनियन, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पहले का यूएसएसआर या फिर आज का रशिया। ओके, तो इससे हमने क्या लिया था? इससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं। हमको याद है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फिर क्या है? आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल आप पढ़ोगे तो उसमें जस्टिस के बारे में बात होती है, और 3 टाइप की जस्टिस दी है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने सोवियत यूनियन या फिर रशिया से ली हैं। तो इसका ट्रिक क्या है कि सब ड्यूटीज़ करो तभी जस्टिस मिलेगी। तो सोवियत यूनियन क्या बोल रही है? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रही है कि सब पहले अपनी अपनी ड्यूटीज़ करो। सोवियत से सब, फिर ड्यूटीज़ से फंडामेंटल ड्यूटीज़। जब ड्यूटीज़ करोगे उसके बाद तुम्हें जस्टिस मिलेगी। तो जस्टिस में आ जाएगा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, ये हो गया, ये ख़त्म। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपनी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आपको याद होगा, हिस्ट्री अगर हम लोगों ने पढ़ी है पहले, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या है? कास्ट है, कास्ट सिस्टम है। वहाँ पे क्लास सिस्टम था, तो फर्स्ट, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, मतलब
क्लास तो नहीं पर एस्टेट बोलते थे उनको, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। तो जो ये पहले और दूसरे एस्टेट थे ये काफ़ी रिच थे, ये टैक्स नहीं भरते थे और ये बहुत पावरफुल थे, इनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस थे। वहीं ये जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो कॉमन लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, उन लोगों को सबसे ज़्यादा टैक्स उन्हीं को भरना पड़ता था, थर्ड एस्टेट के लोग। तो बहुत सारा उनके साथ प्रॉब्लम होती थी। तो इन लोगों ने क्या किया, फिर जो कॉमन लोग थे, कॉमन जो पब्लिक थी वो लड़ने लगी और उसने फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ फिर। तो इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें क्या याद रखना है कि पब्लिक लड़ी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के लिए। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, पब्लिक से रिपब्लिक लिया है। फिर लड़ी से एल से याद रखना कि लिबर्टी, किसके लिए लड़ी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के लिए। तो ये दोनों यहाँ पे हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, रिपब्लिक और फिर आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, याद हो गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पब्लिक लड़ी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो इसका भी कुछ याद करने जैसा है नहीं, पर आप ये याद रख लेना कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका जो देश है वो अभी अमीर राज्य बनने के एक प्रोसेस में है। इंडिया के बाद वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो अमीर राज्य बनने की प्रोसेस में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे होगी, है ना। आर्टिकल 368 में आता है, आर्टिकल 368 में क्या आता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कैसे कर सकते हैं। फिर है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। याद करो हमने राज्यसभा का नॉमिनेशन कहाँ से लिया है, हमने वो पढ़ा था। और हमने यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी कि राज्यसभा में दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक तो नॉमिनेटेड होते हैं, दूसरे इलेक्टेड होते हैं। तो अभी यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और नॉमिनेटेड का याद करने की कोशिश करो, हमने नॉमिनेटेड कहाँ से लिया था, आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से हमने नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, उसकी ट्रिक क्या थी, डायरेक्ट नॉमिनेशन मेथड। ठीक है, याद हो गया साउथ अफ्रीका का भी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी कुछ याद करने का ऐसा है नहीं, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हमने जापान से लिया है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी ट्रिक्स के साथ। अगर इसको बस एक दो बार अगर आप रिवाइज़ कर लोगे तो ये कभी आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि वैसे हम कभी कभी ट्रिक्स कौन सी मैंने देखा है बाकी वीडियोस में, या बाकी हम या फिर हम खुद भी जो ट्रिक्स बनाते हैं उसमें क्या होता है कि हम ट्रिक्स बना लेते हैं लेकिन लास्ट में हमें याद नहीं रह पाता कि भाई कौन सी ट्रिक कौन से देश के लिए, कौन से सोर्स के लिए। तो इससे हमको सोर्स भी याद रहेगा और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो भी याद रहेगा। बस आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। ओके, सो अभी लेट्स माइंड अप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।